देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पहला प्रश्न यही है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनको, तो पहला संख्या दिया गया है 945, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो 945 लिखेंगे। और इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है 945, तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0, 2, 6 या 8 नहीं है। तो 3 से देखते हैं, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाती है। 5, 4, 9, 9, 18 यानी ये कट जाएगा 3 से। 3 त्रिका 9, 3 एक 9, 3 1 4, 3 5 15। फिर अगला 3 से कटेगा, 3 एक 9 3। अब 1 है, भाग नहीं जाएगी तो 0 यहां बढ़ा के तब 5 आएगा, 15, 3 5 15। फिर 5 1 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10, 3 5 15। और फिर ये 5 7 35। तो ये आपका आया 945 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसको और छोटे रूप में लिखना है, तो ये देखिए 3 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार आपका अगला सवाल दिया गया है दूसरा वाला 140। तो 140 लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और ये 0 70 आ गया। 2 से काट देंगे 35 और ये 5 7 35। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूना 4, 5 20, 7 140। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 2 बार है तो 2 की घात 2 यानी 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। इसका तीसरा सवाल है 156, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। 156 इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 1 15 होगा 16, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 7 तो 8 18 होगा, 2 9 में 18, फिर 13 3 में 39। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको अब आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरीके से चौथा है, चौथा आपका दिया गया है 650। तो 650 का भी गुणनखंड करेंगे। 650 लास्ट में 0 है तो ये 2 से कटेगा। 2 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके अंतिम में 0 2 4 6 या 8 होता है, मतलब इकाई का अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाती है। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखते हैं, 5 2 7 3 10, अंकों का योग 10 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कटेगा, यानी ये 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से, तो अंतिम में 0 या 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, तो इसके अंत में 5 दिख रहा है तो ये 5 से कट जाएगा। 5 6 30, 2 32, 5 5 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। 2 गुणे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 2 यानी 5 का स्क्वायर गुणे 13। ये 4 हो गए। बाकी 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आप लोग करेंगे।
पांचवा आपका दिया गया है 2644, ये दिया गया है 7324, फिर है 5005, 7429, 20570, 874944, तो ये आपका है 8,74,944। और 11वां भी है, ये आपका है 3,825। तो इन संख्याओं का भी अभाज्य गुणनखंड करना है, आप लोग इसे होमवर्क के तौर पर कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये आपका सूत्र भी होता है, सूत्र क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इसी को हम लोग कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें दिया गया है दूसरे का पहला आपका दिया गया है 26 और 91, 26 है और 91 है। 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर देखना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है। अगर सवाल सही रहेगा तो दोनों एलसीएम गुणे एचसीएफ जो आएगा वही संख्याओं का गुणनफल भी आएगा, मतलब बराबर ही आएगा। अब इसके दो विधियां हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि, दोनों से बताया जाएगा आपको। गुणनखंड विधि में पहले दी गई संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 26 है, 26 आप लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 26 हो जाएगा। और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 13 7 91। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसको पहले लिख लेते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ, तो यहाँ उभयनिष्ठ हमको 13 मिला, वह लिख लेंगे। बाकी जो बचे हुए अंक रहेंगे उनको भी उतार लिया जाएगा। ऊपर बचा हुआ है 2, नीचे बचा हुआ है 7। अब यहाँ गुणा कराएंगे, 13 दूना 26, 26 में गुणा करा देना है 7 का, तो 7 6 42 के 2, 7 दूना 14 और 4 18, यानी ये आपका आ गया 182। और एचसीएफ निकालते समय सिर्फ जो उभयनिष्ठ होता है, दो संख्याएं दी गई है तो दोनों में, 3 है तो 3 में, 4 है तो चारों में, जो उभयनिष्ठ रहेगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ उभयनिष्ठ 13 है तो यही 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड विधि हो गया। अब भाग विधि में क्या करते हैं, भाग विधि से निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं दी गई उन सबको लिख लेते हैं कामा करके। उसके बाद उस संख्या से भाग देते हैं जिससे कम से कम 2 संख्याएं कट रही हो। दी गई संख्याओं में कम से कम 2 संख्याएं कट रही, यहाँ 2 ही दी गई हैं। आप सिंगल को काटना चाहते, सिंगल को भी आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। जैसे यहाँ ये 13 से दोनों कट जा रही हैं, तो 13 दूना 26 और 13 सते 91। अगर इसे आप काटना चाहते हैं और आगे, तो 2 एकम 2, फिर 7 एकम 7 भी कर सकते हैं, और नहीं तो रहने देंगे ऐसे ही। आप एलसीएम इसका क्या आएगा, जो अभाज्य गुणनखंड बचते हैं उन्हीं को लिख लेते हैं गुणे के रूप में। तो सेम वही अंक आए हुए हैं, 13 दूना 26 सत्ते 182
भाग विधि से HCF निकालने का नियम ये होता है कि सबसे जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो यहाँ 26 और 91 है, तो 26 छोटी संख्या है, 26 से आप भाग देते हैं बड़ी संख्या यानी 91 में। तो चलिए भाग देते हैं। 26 है, 91 है। यदि 26 का पहाड़ा आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, भाग में आपका ये एक अंक छोड़ देंगे, इसमें भी एक अंक छोड़ देंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना हो। 2 चौक 8, क्या 4 बार चला जाएगा? तो 26 गुणे 4 करते हैं, 4 छक 24 के 4, 4 गुना 8 और 2 10, 104 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा यानी कि 4 बार नहीं जाएगा तो 3 बार लेकर के जाएंगे। 3 छक 18, 3 गुना 6 और 1 7। अब यहाँ घटाएंगे, 1 है यहाँ 8 है तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से उधार जाएगा तो ये आपका 11 होगा, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ बचा हुआ है 8, 8 में से ये 7 घट जाएगा 1। अब जो शेष बचता है उससे पहले वाले भाजक में भाग देते हैं, यानी शेष यहाँ 13 बचा हुआ, अब इससे भाग देंगे जिस जो पहले का भाजक था, यानी 26 था यहाँ पे, तो 26 में भाग दे देंगे। 13 गुना 26 आपका होता है, ये कट गया। और जिस संख्या से लास्ट में कटेगा वही HCF होगा। तो यहाँ लास्ट में किससे कटा हुआ है? ये आपका 13 है, तो आपका HCF हो गया 13। अब जांच भी करना है कि LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है। तो निकालते हैं LCM गुणे HCF। अब देखिए यहाँ पर ये इतना, ये गुणनखंड विधि है, ये भाग विधि है। दोनों विधियों में से आप किसी एक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। LCM गुणे HCF, तो LCM आपका है 182 और HCF है 13। तो गुणा कराते हैं, 13 गुना 26 के 6, 13 8 104 और 2, 106 के 6, हाथ में आपका आया 10, 13 13 और 10 23, ये आपका 2366 आ गया। अब संख्याओं का गुणनफल भी देख लेते हैं क्या आता है। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 91 है और 26 है, तो 91 गुणे 26, 6 का में 6, 6 9 में 54, 2 51 2, 2 9 18। ये आप इसको ऐड करेंगे, 6 4 2 6 8 5 13 के 3, 1 हासिल तो 1 और 1 2, ये आपका आया 2366। 2366 यहाँ भी है, 2366 यहाँ भी, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। अतः LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणन। इसी तरीके से दूसरा और तीसरे सवाल को भी करना है। दूसरा सवाल आपका है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। इसे आप लोग कर लेंगे। 8वां सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में लिखा गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका 18 और 117 का HCF कह रहा है, ये आपका लिखा गया है 18m - 117। ठीक है, इसी रूप में ये HCF लिख दिया गया है कि 18 और 117 का HCF कितना है? 18m - 117। तो ये HCF दिया गया तो HCF निकाल लेंगे, उसको उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, इसके बराबर कर देंगे, जो भी HCF आएगा वहां से m का मान निकल जाएगा। m का मान निकालने के बाद फिर कह रहा कि 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तो गुणनखंड विधि से निकाल दे रहे हैं। ये आपका 18
और 117। तो 18 है, तो 18 को आप अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 9 में 18, फिर आपका 3 त्रिका 9, यानी कि 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, क्या आप लिख सकते हैं। और 117 को हम लोग देखिए 3 आपका 7 1 8 1 9, अंकों का योग 9, 3 त्रिका 9। आपको बताएं कि जब अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है। तो ये 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 9 में 27, फिर देखिए 9 3 12, तो 3 एक 9 3, 3 त्रिका 9, तो यानी 117 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13। अब इसका यहाँ दिया क्या गया है, HCF दिया गया है ना, तो आप HCF ही निकालेंगे। और HCF क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वही संख्या होती है जो सब में उभयनिष्ठ होता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, जो सब में उभयनिष्ठ कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF। तो HCF क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन है, 3 गुणे 3, यही कॉमन है, तो आप लिख देंगे 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 कितना होगा, 3 3 9। अब ये 9 HCF आया, और ये आपके प्रश्न में जो दिया गया HCF है उसका रूप क्या है, 18 माइनस 117, तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे, इसलिए 18m माइनस 117 बराबर 9। तो आपका 18m इज इक्वल क्या आएगा, 9, ये माइनस में 117 उधर जाएगा, प्लस 117। 18m 9 प्लस 117 दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 126। यहां से m की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 126 बटे 18, इधर गुणा में है उधर जाएगा भाग हो जाएगा। 18 का पहाड़ा आपको आता है 18 करने में 18 7 126, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM यहाँ गुणनखंड है, चाहे इससे निकाल लीजिए या भाग विधि से निकाल लीजिए, या सूत्र भी आपका होता है, सूत्र होता है ना, क्या सूत्र होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या आप लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं उसी चीज को, संख्याओं का गुणनफल। तो आपका LCM ये ज्ञात करना है, तो LCM बराबर क्या आपका आ जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बटा में चला जाएगा कौन, HCF। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन कौन है, 18 और 117, तो हम लोग लिख देंगे 18 गुणे 117, बटा में कौन रहेगा, HCF। तो HCF हम लोग यहां निकाले हुए हैं, कितना आया हुआ है, कितना, 9 हो गया। अब यहां क्या करेंगे, 9 का में 9, 9 गुना 18, 2 का इसमें क्या करा दीजिए गुणा, 2 7 14 के 4, 2 1 में 2 और 1 हासिल 3, फिर 2 1 9, तो आपका क्या आया, LCM कितना आ गया, 234। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। पहले m का मान निकाल लिए हैं, फिर LCM। फिर देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 9वां कह रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका 9वां सवाल है। क्या जांच करना है, कह रहा है कि 6 की घात n, ठीक है, ये 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपका प्रश्न कह रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है 6 की घात जो n है, प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या ये 0 पर समाप्त होगी, यानी लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 तब आता है जब किसी का आप अभाज्य गुणनखंड करिए उसमें 5 रहे। अगर 5 है
उसके अभाज्य गुणनखंड में तो लास्ट में 0 आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो 6 है, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 3, 2 तिया 6। इस पर घात क्या लगी हुई है? n लिख दिए। इसको अगर थोड़ा सा अलग अलग लिखना चाहते तो हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 आया है? नहीं आया है। तो अभी आपको हम बताएं कि यदि 5 आएगा तो 0 पर समाप्त होगी या फिर 5 पर समाप्त होगी। आपके प्रश्न में 2 टाइप के प्रश्न पूछेंगे कि ये संख्या, कोई भी संख्या रहेगा, जैसे यहाँ 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, ये पूछ रहा है। अगर कभी कभी कहता है 0 या 5 पर समाप्त होगी, तो 0 और 5 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 रहेगा। तो यहाँ क्या 5 है अभाज्य गुणनखंड में? नहीं है। तो यहां लिखेंगे अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। कि है? नहीं है। तो इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, n के किसी भी मान के लिए क्या होगा? 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि 5 आएगा, गुणनखंड में कोई अंक दिया गया है, उसमें 5 आ गया, जैसे 10 की घात n, तो आप उसको लिखोगे 2 गुणे 5 की घात n, तो वह संख्या क्या होगी? 0 पर समाप्त होगी या फिर 5 पर समाप्त होगी। ठीक है। 15 है, 15 की घात n दिया गया, 15 की घात m दिया गया, या 15 घात x दिया गया, और कहा गया कि x के किसी मान के लिए क्या 0 या 5 पे समाप्त होगी। तो 15 रहेगा, तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 लिखेंगे तो उसके जैसे 15 आपका 15 की घात n पूछा कि 15 की घात n 0 पर समाप्त होगा या 5 पर समाप्त होगा किसी n के किसी मान के लिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 और यहाँ घात n, तो यहाँ 3 की घात n 5 की घात n। तो ये 0 या 5 पर समाप्त होगी। क्यों समाप्त होगी? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में यहां पर 5 है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, नोट कर लो। 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। कौन है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है। फिर आगे दिया गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो एक संख्या ये दिया गया है और दूसरी रूप को दिया गया, दूसरा जो दिया गया वो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? ठीक, तो आपको दर्शाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए, वो भाज्य होगा। जो स्वयं से और 1 से कटती है उसे अभाज्य कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। 4 से पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका देखिए, इसको थोड़ा इन दोनों में एक पद ये हो गया, पूरा एक ये हो गया। ठीक है, ये तो पूरा गुणे के रूप में है या प्लस के रूप में है। 13 कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप गुणा करके तब 13 जोड़ लीजिए। ठीक है, और अगर कॉमन ले लेते हैं 13, हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर? 7 गुणे 11 प्लस 1। अब यहाँ पर आपका क्या है? 13। तो आपका बोर्ड मास नियम होता है, पहले ब्रैकेट, फिर फिर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ गुणा पहले होगा, 11 सते 77 प्लस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 13 गुणे
78 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 13 चाहेंगे तो गुणा करा सकते हैं, लेकिन हमको इसको अभाज्य गुणनखंडों में ही व्यक्त करना है, ठीक है। तो ये 13 हो गया, 78 के अभाज्य गुणनखंड और कर लीजिए। तो 78 को लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो ये संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा 39। कितना 2 3 6, 1 7, 2 9 में 18। अब क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा। 3 करना 3 त्रिका 9, यानी हम लोग इस 78 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 3 6 और गुणे 13, 13 6 78 होता है। अब इसको और थोड़ा छोटे रूप में अगर हम लोग लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 13 यहाँ है, एक बार यहाँ पर है, टोटल 13 2 बार है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो अब ये क्या है? किसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का रूप है? 2 3 और 4, ठीक है। इसके गुणनफल के रूप का है तो अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यह अभाज्य गुणनखंडों 2 3 तथा 13 या 13 2 3 आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है, के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर ऐसे लिखेंगे चूंकि इसे अभाज्य गुणनखंडों 2 3 तथा 13 के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। शब्द आगे थोड़े से कुछ बदल सकते हैं, या की जगह पिस कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसलिए यह एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक। सेम वैसे इसको भी कर लेना है। क्या कॉमन है? पूरे में 5, तो 5 जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? 7 गुणे 6, ये 5 कॉमन हो गया है। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 5 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब गुणा कराते हैं, 7 6 42, आपका कितना आ गया? इसका 42। इधर वालों का गुणा करा लेते हैं, 4 3 12 गुना 24 एकम 24, तो 24 का हम लोग गुणा करा देते हैं किसमें? 42 में। 4 गुना 8, 4 चौके 16, 2 गुना 4, 2 चौक 8, तो आपका कितना आ गया? 8 6 और 4 होता है 10, 8 1 9 और 1 10, कितना आया? 1008। तो आप लिखेंगे 1008 प्लस 1, तो 5 गुणे 1008 और 1 1009, ठीक है, 1009। अब ये देखिए इसको भी हम लोग इसके 5 और 1009 के गुणनफल के रूप में लिखा गया है ना, तो अब चाहेंगे तो इसका 1009 का क्या कर सकते हैं? गुणनखंड अगर होता है तो कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। क्या 1009 किसी से कटेगा? हाँ, 1009 किसी से कटेगा? देखते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, फिर 3 के बाद 5 से, 5 से नहीं कटेगा। 5 से कौन कटता है? जिसके अंतिम में 0 या 5 आता है। 7 से, 7 करना 7 3 10, 7 चौक 28, 2 30, फिर 29 होगा, 7 चौक 28, एक बच जाएगा। उसके बाद 7 के बाद 11 से, तो 9 अंकों का एक एक अंक बताते हैं कि छोड़ करके जोड़ लेंगे और घटा देंगे, तो ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग लिख देंगे। ये भी क्या है? क्यों अभाज्य संख्या है, इसको भी गुणनफल के रूप में लिखा गया है ना,
ये अभाज्य है, ये कट नहीं रहा है, लेकिन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहां लिख देंगे चूंकि इसे अभाज्य गुणनखंडों 5 तथा 1009 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। बस लिखिए। देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कह रहा एक मैदान है, उस पर एक वृत्ताकार मार्ग है उसके चारों ओर। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग है। तो एक है सोनिया, कौन, और दूसरा नाम जो दिया गया वो रवि। इसका एक चक्कर मान लीजिए यहां से लगाना, यहां से चलना शुरू किया, यहां से घूमता हुआ आया, यहां पर पहुंच गया, तो एक चक्कर पूरा हुआ। तो एक चक्कर लगाने में जो सोनिया टाइम लेती है वो 18 मिनट का टाइम लेती है। कितने मिनट का जी, 18 मिनट। और रवि जो टाइम ले रहा है वो है 12 मिनट का ले रहा है। तो आपका प्रश्न ये कह रहा है कि ये एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद फिर ये मिलेंगे। क्योंकि जब चलेंगे सोनिया टाइम ज्यादा ले रही है यानी स्लो चल रही है, और रवि टाइम कम ले रहा है उसकी अपेक्षा यानी उससे तेज चल रहा है। तो यहां से अगर चलना दोनों शुरू करेंगे तो रवि हो जाएगा आगे, सोनिया हो जाएगी पीछे। तो पूछ ये रहा है कि कब ये मिलेंगे, फिर कब, इस बिंदु पर कब मिलेंगे। ऐसा प्रश्न जब भी आए एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना है, एलसीएम। किसका एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का। जो अंक दिया है उसी का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, 18 और 12 का। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 3 12। गुणनखंड छोटे छोटे अंक है, आसान है। नहीं तो आप ऐसे लिख करके भी कर सकते हो, 2 से काट दो, दोनों में 18, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 12 को भी आप काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, वही रूप आया। अब यहां से क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2। आपको बताया गया जो कॉमन वाला रहेगा वो पहले लिख लेंगे। तो 2 हो गया और 3 हो गया, जो बचा उसको भी लिखते हैं। तो क्या बचा है, 3 और 2, तो 2 3 6, 6 त्रिक 18 गुना 36 मिनट। कितने मिनट के बाद मिल जाएंगे, फिर 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 12वां प्रश्न कह रहा है दिखाइए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त
नहीं हो सकता। तो अभी इसके थोड़े पहले ही आपको बताया 6 की घात n वाले में कि अगर गुणनखंड में या भाज्य गुणनखंड में 5 आएगा तभी वो 0 या 5 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर किसको सिद्ध करना है कि 12 की घात n 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी, 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 तिया घात कितना है n। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 घात। अगर घात को ऐसे लगा सकते हैं हम लोग, लगाना चाहें 2 की घात 2n गुणे 3 की घात n। क्या इसमें 5 आया? नहीं आया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि इसके मतलब किसके 12 की घात n, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए यह 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। बस हो गया। ठीक, अगर आपका 5 आ जाता तो 0 या 5 पर समाप्त होता, अगर अभाज्य गुणनखंडों में आ जाता तो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। कह रहा सबसे छोटी, निम्नतम मतलब छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का क्या निकालना है, मासा। तो निम्नतम भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। कौन है, 4 है। और निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या बताएं आपको 2 है। यानी हमको क्या निकालना है, 2 और 4 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। 2 और 4 का मासा। तो देखिए 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे, ये 2 तो अकेला है, चाहेंगे तो 1 गुणे 2 लिख सकते हैं या सिर्फ 2 ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2। HCF कितना, 2। अगर आपसे कभी कभी ऐसा कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 100। इसका मासा निकालिए या लासा निकालिए। तो जो आपका प्रश्न में देखिए, इस अध्याय में आपको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड करना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और √2, √3, √5, √7 इन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्या आएगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आएगा, और कोई एक संख्या दी रहेगी √2 या √3 या √5 या 7, उसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा। इस अध्याय में इतना ही है। तो अभी आपका ये पहली प्रश्नावली चल रही है। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए क्या रहा है आपका 14वां सवाल। तो 14वें में क्या कह रहा है, कह रहा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है लासा और मासा, 120 और 144। तो वही आपको गुणनखंड विधि से निकालनी है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो 120 है, तो 120 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पहले लिखेंगे। तो 120 है, लास्ट में 0, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 60 हो जाएगा 0।
फिर 2 से काटिए 30, फिर 2 से 15, 3 से आप इसको 5 के अंदर 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 144, कितना 144, 144 लास्ट में कितना है 4 है तो 2 से कटेगा, 2 साते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 36, 2 से काटिए 18, 2 9 में 18, फिर आपका 3 त्रिका, तो 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 144 को क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 4 बार, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंजे 120, ये आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। निकालना क्या एलसीएम और एचसीएफ, क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों निकालने हैं। तो एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, फिर जो बचे हुए रहते हैं अभाज्य गुणनखंड उनको भी गुणे के रूप में उतार लेते हैं। तो कॉमन क्या है ये इतना और 3 है, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इतना दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आप इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब बचा क्या है, ऊपर क्या बचा है, नीचे वाले में क्या बचा है 2 और 3 बचा है ना, 2 गुणे 3, पूरे का क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5, 24 गुणे 5 120, कितना 120 में 2 का गुणा करिए 240, कितना आया 240। अब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो 720, कितना ऐसे कर सकते हो 3 चौक 12, 3 दूना 6 7, ठीक है। कितना आ गया 720, एलसीएम कितना आ गया 700, एचसीएफ जो कॉमन है वही इतना लिखना है। तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक हो गया, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया। फिर देखिए क्या कह रहा है 15, कह रहा है यदि मासा 35, 45 यानी 35 और 45 का मासा 5 तथा लासा 63 गुणे ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए मासा कितना 35 और 45 का मासा आपका दिया गया है 5, ठीक। फिर आपका लासा किसका 35 और 45 का ये दिया गया है 63 गुणे ए, कितना दिया गया है 63 गुणे ए। कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, हमको क्या निकालना है ए की वैल्यू निकालनी है। तो सूत्र आपका होता है, सूत्र क्या होता है एलसीएम, यानी हम हिंदी में लिखें तो लासा गुणे मासा यानी महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, बराबर किसके होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिए या फिर लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा कितना दिया गया है 63 गुणे ए, फिर गुणे है, यहाँ मासा कितना दिया गया है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए, संख्याओं का गुणनफल यानी कि 35 गुणे 45, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहां से ए का मान निकालना है
ए बराबर इधर क्या है 35 गुणे 45, इधर ये सब गुणे में थे, उधर जाएंगे भाग यानी बटे में चला जाएगा, तो इसके बटे कितना आएगा 63 गुणे 5। ठीक, 5 का पहाड़ा तो आता है, 5 के नाम 5 9 में 45, 9 के नाम 9 7 7 का नाम 7 5 ए बराबर कितना आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आपका उत्तर हो गया।